नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप हम लोग सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 35। इसके पहले 34 प्रैक्टिस सेट चिंतन क्लासेज पे डाले जा चुके हैं। जो लोग ना देखे हों, सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए। ये सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो या एलटी का हो, जीआईसी का हो, या जो अभी केवीएस के जो आई हुई है वैकेंसी, उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1। जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वह आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पे हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे, बाकी इसकी व्याख्या वगैरह आज नहीं हो पाएगी क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। तो प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण मानव गुर्दे में पथरी बनती है। कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ या आईसीटी कंप्यूटर से प्रश्न है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो बग शब्द कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बग शब्द से क्या अभिप्राय है? तो बग का मतलब होता है प्रोग्राम में एक गलती। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। तो भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुसरो समिति ने। खुसरो समिति के माध्यम से ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति दी गई थी खुसरो समिति के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित
करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। नहीं शब्द को याद रखिए कि किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो यह टी.एस. अलकाट, ऑप्शन डी टी.एस. अलकाट का योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था। बाकी तीनों बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों लोगों का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, 10 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वह थी, तो वह कौन सा कारण था। तो इसका सही कारण 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 5 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन और विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापनों का आरक्षण। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या है थोड़ा देख लीजिए, बड़ा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वह विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, 11 नंबर का प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत विरोध जो था, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन, इसकी स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो किसने दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? तो कहने वाले थे सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, 13 नंबर का प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 सूची 2, और नीचे कूट के माध्यम से इसका हमें मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं हम लोग। सूची 1 में टोडा का संबंध किससे है? तो यह टोडा मेघालय। 1 का 2, लेपचा का संबंध है सिक्किम से। बी का 1, बिरहोर का संबंध है झारखंड से। और गारो का संबंध है, सॉरी थोड़ा से गड़बड़ हो गया। टोडा का संबंध है तमिलनाडु से। 1 का 3, टोडा तमिलनाडु। लेपचा सिक्किम, लेपचा का संबंध सिक्किम। बिरहोर का संबंध है झारखंड से। और गारो का संबंध है मेघालय से। गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं, तो यह कहाँ पे हैं? यह मेघालय में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
14 है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पद्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो कौन सा डेल्टा? मोरीबंद डेल्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल डेल्टा का एक उपनाम है क्या? मोरीबंद डेल्टा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से जो होकर बहती है वह है नर्मदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? जो यहाँ नहीं होगा, घुल जाता है। तो कौन सा है 17 का? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में के हीमोग्लोबिन में क्या होता है? घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो वाहनों के जलने से जो धातु है वह कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड। ऑप्शन डी, लेड जो है वह वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? प्रश्न संख्या 19, यह प्रश्न 19 है, सॉरी अगर मैं ना बोल दिया हूँ तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो जो प्रकाश रासायनिक धूम्र यानी धुआं कोहरे के बनने के समय इनमें से कौन सा उत्पन्न होता है? तो जो उत्पन्न होता है वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, ये संविधान से प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध प्रश्न है यह। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। विकल्प सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, यानी आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, नंबर का प्रश्न है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है,
प्रश्न 23 कह रहा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? तो यह 3 माह के लिए। ऑप्शन बी, 3 माह के लिए उसे बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। किसके तहत? तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत उनको शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, ये करंट के प्रश्न हैं। 1 नवंबर 2022 को किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, कौन सा रॉकेट है? तो रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन हेवी को लॉन्च किया गया है। कब? 1 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो हवाई अड्डा यह किस राज्य में है? तो यह देखिए, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह पूछ रहा, चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर के होलोंगी, कहाँ पे? ये स्थान आप याद रखिएगा, होलोंगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण, इसका नाम क्या था? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने की मंजूरी दी गई थी। कब? तो यह जो केंद्रीय मंडल की बैठक हुई थी उसमें। नेक्स्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यह डोनी पोलो हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष डबल्स का खिताब जीता। तो यह जो बैडमिंटन हुआ था यह पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 22 में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता था। यह हुआ था कहाँ? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है। 28 नंबर का प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आयोजन जो किया गया था यह श्रीनगर में किया गया, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 29 है। एक अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, तो उसे चाहिए कि उसे क्या चाहिए कि वह उस समस्या का गहन अध्ययन करे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 30। एक शोध समस्या को तभी समुचित ठहराया जा सकता है जब वह क्या हो, अनुसंधान करने के योग्य हो, नई हो तथा ज्ञान में कुछ वृद्धि ला सकती हो, उपयोगी हो तथा समय संगत हो। यानी इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी तीनों इसमें सही होंगे। एक शोध समस्या को तभी समुचित ठहराया जा सकता है जब उपर्युक्त तीनों उसमें हों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के 30 प्रश्नों को हल किया। इसके पहले 34 प्रैक्टिस सेट इसी चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे डाले गए हैं। जो लोग न देखे हों सारे वीडियो को अवश्य देखें। सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वह आपको सर्वप्रथम मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार, प्रणाम।